हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने कौन से चैप्टर को स्टार्ट किया है? चैप्टर नंबर 4 यानी कि सप्लाई एनालिसिस को हमने स्टार्ट किया है। और इसमें हमारे अभी तक कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं? 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में और इसी के साथ ही इसके अजम्पशन भी देखेंगे और एक्सेप्शन भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, कौन से पेज नंबर पे दिया गया है? तो पेज नंबर 39 पे है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, किसी भी लॉ को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। जैसे इसका स्टेटमेंट ये दिया गया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, वो जो टेबल है ना, स्केड्यूल, वो आप बनाओगे। फिर उसके बाद जो उसका कर्व है वो आपको बनाना होता है। यानी ये सारी चीजें करने के बाद फिर अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि अजम्पशन लिखो तो अजम्पशन लिखना, अगर बोले तो एक्सेप्शन तो फिर आपको एक्सेप्शन लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं फटाक से हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को। तो देखो दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों पिछले वाले चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, है ना, डिमांड एनालिसिस जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, वैसे ये जो आपका सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थियरी है। ठीक है, एंड इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय वही हमारे पुराने प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इनकी बुक का नाम क्या था भाई? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ठीक है, और ये जो लॉ है दोस्तों, ये क्या एक्सप्लेन करता है? तो इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, लिख लोगे ना? हाँ, क्या करोगे? पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखोगे, लॉ ऑफ डिमांड के जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थियरी है। कौन? लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था बता दीजिएगा? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी बुक का नाम क्या था? कौन सी बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ठीक है, एंड ये लॉ हमें क्या बताता है? तो ये हमें एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? इंट्रोडक्शन तो बहुत सिंपल है, आप सभी लोग लिख लोगे। अब चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट क्या है भाई? तो स्टेटमेंट में देखो क्या है, ये कहते हैं भाई कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब जो अदर चीजें हैं ना उनको इन्होंने कांस्टेंट मान लिया। बस यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं। जब प्राइस हायर होगा, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, यानी जब प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ज्यादा होगा। और इसी के साथ ही लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस बच्चे लोअर होगा, देन जो आपका कमोडिटी का सप्लाई है ना, क्वांटिटी सप्लाइड, वो भी क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, यानी कि लेस हो जाएगा। तो ये है दोस्तों इसका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? सबसे पहले अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। अब इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। अभी तो हमने ये स्टेटमेंट देखा, ठीक है, अब इसको सिंपल वर्ड्स में थोड़ा समझते हैं। देखो क्या कहते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे लिखा था कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी जो आपके दूसरे फैक्टर्स हैं उनको हमने कांस्टेंट समझ लिया है। बस यहाँ पे प्राइस की बात की जा रही थी कि राइज इन प्राइस रिजल्ट इन राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा। दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो आप क्या कह सकते हो? ये जो सप्लाई है ना दोस्तों, ये है हमारा फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है तो सप्लाई में भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम सिंबॉलिकली इस प्रकार से समझ सकते हैं। एस फॉर क्या होता है दोस्तों? सप्लाई होता है। एक्स फॉर वो कमोडिटी है, जिस भी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं। एफ फॉर फंक्शन, और पी फॉर क्या हो गया? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलो इतना तो हो गया। हमने क्या क्या देख लिया? हमने इंट्रोडक्शन देखा, स्टेटमेंट देखा, दोनों इजी थे। अब आपको क्या करना है? अभी देखिए, अजम्पशन मत लिखिएगा, पहले आपको ना ये जो स्केड्यूल होता है वो यहाँ पे बनाना है, सप्लाई स्केड्यूल, मतलब ये टेबल बनाना एंड टेबल को एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद ये जो कर्व है दोस्तों ये बनाना है और फिर इसको एक्सप्लेन करना है, तब जाके आप अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन लिखना। ठीक है, तो चलो हम इसी हिसाब से पढ़ाई भी करेंगे। तो सप्लाई स्केड्यूल ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो देखिएगा, जब 10 रुपए प्राइस था तो सप्लाई कितना हो रहा था भाई? 10 किलो, 100 किलो का हो रहा था। और जब प्राइस हो गया 20, 10 से 20 हुआ तो इसका कितना हो रहा था भाई? 200 किलो का हो रहा था सप्लाई। ठीक है, फिर जब 30 हुआ तो सप्लाई कितने का? 300 किलो का। और जब 40 हो गया प्राइस
तो फिर 400, और जब हाईएस्ट हुआ तो बोलो कितना 500 केजी का यहाँ पे सप्लाई हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है ना। जब हमारा प्राइस देखो 100 रुपए था, कितना था 10 रुपए, तो फिर हम कितना सप्लाई कर रहे थे, 100 किलो सप्लाई कर रहे थे। और जब ये प्राइस 10 से 20 हुआ, ठीक है, 10 से 20, फिर 20 से 30 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो फिर जो सप्लाई है ना दोस्तों ये भी इंक्रीज होने लगा। 100 से 200 हुआ, 200 से 300 हुआ, 300 से 400, और लास्ट में हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट जब इसका प्राइस था तो इसका जो क्वांटिटी सप्लाई है दोस्तों ये भी हायर लेवल पे चला गया, विच इज 500 kgs। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट when price rises supply also rises, है ना। जब प्राइस बढ़ रहा है भाई तो सप्लाई also rises, and when price falls supply also falls। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, there is a direct relationship between price and quantity supplied which shown in the following figure 4.4। ठीक है, ये जो 4.4 में हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको देख करके समझ में आ जाएगा। तो टेबल बना लोगे और टेबल का एक्सप्लेनेशन भी आप लोग लिख दोगे, है ना, पक्का लिख लोगे ना। फिर आपको क्या करना है, ऐसे करके सप्लाई कर्व बनाना है। ये भी बनाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको दिखाना है एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है भाई आप लोगों को प्राइस। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, देखोगे 10 रुपए पे 100 किलो सप्लाई हो रहा था, है ना, फिर 20 रुपए पे 200, 30 रुपए पे 300, 40 रुपए पे 400 किलो, और 50 रुपए पे भाई 500 किलो जो है वो सप्लाई हो रहा था। यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाए, इसको इस प्रकार से ज्वाइन करें तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं सप्लाई कर्व। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, सप्लाई कर्व। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, बताओगे कि ये फिगर में हम देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है बच्चे ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाइड, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, इतना आप लिख लोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सप्लाई कर्व यानी कि एसएस जो है ये स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, विच रिप्रेजेंट, जो इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप बहुत आसानी से अपने मन से लिख सकते हो, बस इसको एक बार पढ़ लेना, फिर कैसे लिखना है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है दोस्तों ये कंप्लीट होता है। अब हम इसके बात करेंगे अजम्पशन की, और उसी के साथ ही एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो पहले हम अजम्पशन देख लेते हैं। देखो अजम्पशन मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमें किसी भी लॉ को सही साबित करना है, ठीक है, अब लॉ देने को तो अल्फ्रेड मार्क्स साहब ने दे दिया, लेकिन वो इसी के साथ ही कुछ अजम्पशन भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये जो लॉ है ये मेरा सही तो है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, ठीक है, कुछ कंडीशंस में ये गलत भी साबित हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें पहले से अज्यूम करके चलनी है। ओके, तो उन्होंने पहले ही अजम्पशन दे दिए भाई। तो क्या क्या है अजम्पशन जरा हम देखेंगे। तो द लॉ सप्लाई इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन, ओके, मतलब जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो बेस्ड है इन सारे अजम्पशंस के ऊपर। तो पहला अजम्पशन है दोस्तों कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में देख ही लिया था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा हमारे सप्लाई के ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा भाई सप्लाई डिक्रीज होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा यहाँ पर हुआ तो फिर इनका जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगा, जो इन्होंने लॉ दिया है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ऐसा बोला जा रहा था और बस वहां पे प्राइस की बात की जा रही थी, तब तो ये गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई तुमको ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसे मानना है कांस्टेंट। ठीक है, सो इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से बिल्कुल सप्लाई में चेंजेस आएंगे, है ना। चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द सेलर, देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को, इसीलिए इसको मानते हैं कांस्टेंट। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट अजम्पशन की, विच इज कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो दोस्तों हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल में भी देखा था, मतलब अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इन्होंने बोल दिया कि जो हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसे भी आपको कांस्टेंट मानना है, यानी जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। हम कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, कोई नई टेक्निक हम नहीं ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस जैसे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इट इज ऑल्सो assume that technique of production does not change, improved technique of production may lead to an increase in production। यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाएंगे, अभी हमने कोई छोटी मशीनरी लगाई हुई है, फिर धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, हमने बड़ी मशीनरी लगा दी एकदम अच्छी हाई क्वालिटी वाली, तो क्या होगा हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा, फिर इसके साथ ही सप्लाई भी बढ़ेगा, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि इसे भी आपको कांस्टेंट मानना है। ओके, दिस इन टर्न मे लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम प्राइस। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे
थर्ड पॉइंट की, ये पॉइंट आपको समझ में आया ना, लास्ट वाला मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, मुझे लगता है ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो क्या लिखा है, अगर हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे बच्चे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, हम सप्लाई को भी इंक्रीज करेंगे एट द सेम प्राइस, यानी प्राइस वही है फिर भी हम सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से। तब तो ये गलत बात हो जाएगी, उन्होंने कहा था कि जब प्राइस बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन प्राइस वही है एंड सप्लाई बढ़ रहा है, फिर क्या, फिर तो वो लॉग झूठा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले कहा कि इसको मान लो आप कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अब क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहली बात तो ये जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, वहां पर ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो किसके ऊपर निर्भर होता है, हमारे जो नेचुरल कंडीशन है उसके ऊपर निर्भर होता है। बराबर, तो इस चीज को अभी आपको क्या मानना है भाई, आपको कांस्टेंट ही मानना है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचिए अगर हमारे नेचर में चेंज होता है तो फिर ये हो सकता है ना कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो हुआ ही नहीं, जब हुआ नहीं तो आप सप्लाई कैसे करोगे, भले ही प्राइस बढ़ रहे हैं कितने भी बढ़ा दो, लेकिन आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो आप क्या बेचोगे बताओ। फिर इस कंडीशन में हमारा लॉ गलत साबित हो जाएगा कि प्राइस ज्यादा है फिर भी सप्लाई कम ही हो रहा है ना, क्योंकि नेचुरल कंडीशन यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आपको इसे भी मानना है भाई नो चेंज यानी कि कांस्टेंट। सो इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में डिक्रीज द सप्लाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की, विच इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। यस एवरीवन, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस होने की वजह से भी सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। प्राइस भले ही सेम हो लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई है टैक्सेशन का या फिर सब्सिडीज का, ठीक है, तो कोई भी अगर नई पॉलिसी लाई है तो वहां पर सप्लाई के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही बोल दिया कि आप इसे भी आप मान लो, क्या मानना है, कॉन्स्टेंट समझ लो। सो इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट, विच इज नो चेंज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यानी देखो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी चेंजेस होंगे, ओके, तो फिर भी आपके जो सप्लाई है उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए, सोचिए अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए तो फिर हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, और वही अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाए तो कम सप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, भले ही वो प्राइस सेम है लेकिन फिर भी हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा सप्लाई में, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इसीलिए पहले ही समझ लो भाई, इसे भी आपको कॉन्स्टेंट ही समझना है। सो इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट cost. For example, better transport facility increases the supply at the same price. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो आपके अदर गुड्स है भाई उसके प्राइस को भी आपको अज्यूम करना है वो है कांस्टेंट, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि अदर गुड्स में अगर चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारा उसके सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये देखिएगा, prices of other goods are assumed remain constant. If they change, the law of supply may not hold true because producers may transfer resources to other products. है कि नहीं, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर जो अदर गुड्स हैं अगर उनके प्राइस में चेंजेस होंगे तो फिर जो हमारा प्रोडक्ट है बच्चों उसके सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि कहाँ गया, देखो, इफ दे चेंज द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या करेंगे बच्चे, ट्रांसफर करेंगे रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्ट्स, है ना, अपने रिसोर्सेज को वो ट्रांसफर करेंगे अदर प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए माना गया है कि जो हमारे अदर गुड्स हैं उनके भी प्राइस को आपको मानना है कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में देखा था दोस्तों कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है ना, इसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई जो है वो बढ़ती या फिर घटती रहती है। अगर प्रोड्यूसर्स को ये लगता है कि आगे चल करके हमारे सामान का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है तो वो स्टॉक को होल्ड करके रखता है और सोचता है कि मैं 2-3 महीने बाद ही बेचूंगा, जब दिवाली आएगी तब बेचूंगा। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी आपको मानना है कांस्टेंट, यानी हम कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, बस अभी सप्लाई होते जा रही है प्राइस के बेसिस पर। ठीक है, द लॉ ऑल्सो अज्यूम्स दैट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये थे कुछ इसके अजम्पशंस, आई होप सो समझ में आ गए होंगे। तो कितने अजम्पशंस हमने देखे दोस्तों, टोटल 7 अजम्पशंस देखे। अच्छे से इनको पढ़ लेना और याद कर लेना। ठीक है, पहला हमने देखा भाई कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड वन कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, और लास्ट में हमने देखा नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है,
तो ये चीजें अगर आप अज्यूम करके चलोगे तो फिर जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही साबित होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अजम्पशन लिख लेंगे ना आप सभी लोग, अगर आपके एग्जाम में आता है तो जी हाँ बिल्कुल लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो गलत साबित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीजें कौन कौन सी हैं, वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, जरा हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। उसके बाद क्या आएगा भाई, देख लेते हैं एक बार जल्दी से पॉइंट्स को। सप्लाई ऑफ लेबर आएगा, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल गुड्स आएगा, फिर यहाँ पे प्रेस्टीज गुड्स आ जाएंगे, प्रेस्टीज गुड्स आएगा कि नहीं, सॉरी, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पेरिसेबल गुड्स, और यहाँ पे रेयर गुड्स। ठीक है, तो इन केसेस में जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है उसको हमने कह दिया है भाई तू गलत कह रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे। सप्लाई ऑफ लेबर के केस में ये कैसे गलत साबित होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो टेबल दिया है ना दोस्तों, इसमें देखो फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि तुम प्राइस अगर बढ़ाते हो ना तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर आप प्राइस को कम कर रहे हो तो सप्लाई भी कम करेगा, मतलब कम होगा। ठीक है, ऐसा बोला है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई ने। लेकिन दोस्तों ये जो लेबर का केस है ना, इसमें ये गलत साबित हो जाता है। कैसे, सुनो बताती हूँ। एक लेबर है, पहले आप ये समझो ये सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ। सप्लाई ऑफ लेबर यानी क्या, देखो जो लेबर काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, ठीक है, अब वो काम कर रहा है 200 रुपए में, 200 रुपए उसको एक दिन का मिलता है, और वो काम कर रहा है कितने घंटे, मान लेते हैं कि वो 5 घंटे काम कर रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर कितना हो जाएगा भाई इस प्राइस में, ये सप्लाई ऑफ लेबर कितना होगा 5 घंटे, तो 5 आवर्स मेरा क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके जी, चलो तो देखो भाई ये हमारा प्राइस है, ये बच्चे हमारा सप्लाई है। ओके, तो अब जरा समझिएगा इसको ध्यान से। अब मान लीजिए एक लेबर है, ठीक है भाई रहने दो, तो उसका वेज रेट जो कितना है ना, मतलब एक दिन का उसको ये क्या कहते हैं मजदूरी, उसको कितना मिलता है, तो 100 रुपए मिलता है। एक दिन का नहीं, एक घंटे का, घंटे की बात की जा रही है, तो एक घंटे का उसको कितना मिलता है 100 रुपए मिलता है। तो फिर वो कितने दिन काम कर, कितने घंटे काम कर रहे हैं दिन में, एक दिन में, तो वो 5 घंटे काम कर रहा है भाई। कितने घंटे, 5 घंटे, यानी उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 500 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लेबर ऑफ सप्लाई, और ये समझ लीजिए उसका प्राइस है, ये समझो प्राइस है, एंड ये है बच्चों सप्लाई। ठीक है, ये सप्लाई, ये प्राइस। तो देखो जब ये प्राइस 100 रुपए है तो सप्लाई कितना है 5 घंटे का है। फिर क्या किया हम लोगों ने, हमने ना यहाँ पे जो इसका लेबर का जो वेज है ना उसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया 100 से हमने 200 कर दिया। ठीक है, हमने कर तो दिया। अब ये जो लेबर है ना वो सोचेगा कि यार पहले मुझे 100 रुपये मिलते थे, मैं 5 घंटे काम करता था, चलो एक काम करते हैं, जब 200 रुपये मिल रहे हैं तो मैं थोड़ा अपना जो घंटा है, जो आवर्स है, उसको मैं बढ़ा देता हूँ। यानी इसने क्या कहा कि अब मैं 7 घंटे काम करूंगा। तो यहाँ पर देखो जब हमने प्राइस को बढ़ाया, पहले ये 100 रुपये था तो 5 घंटे काम कर रहा था, लेकिन जो ही हमने 100 से 200 कर दिया तो अब ये जो लेबर है ये काम करेगा 7 घंटे। जी हाँ बिल्कुल, कितना 7 घंटे काम करेगा। लेकिन अब आगे की कहानी सुनो। यहाँ तक तो ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम कर रहा है कि प्राइस बढ़ाया तो जी हाँ सप्लाई भी बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ो तो पता चलेगा जब हमने इसके वेज को बढ़ा दिया भाई 300 रुपए प्रति घंटा, एक घंटे का जब हम इसको 300 रुपए दे रहे थे ना, तब इसने क्या सोचा, अब इसके दिमाग में आया यार देखो जब ये 7 घंटे काम कर रहा था तो इसको कितना मिल रहा था 1400 रुपये मिल रहा था। ठीक है, तो अब ये जो लेबर है ना जब इसको 300 रुपये मिलने लगे तो उसने एक दिमाग लगाया कि यार मैं इतने घंटे काम क्यों करूं, अगर मैं 6 घंटे भी काम करूंगा ना तो भी मुझे कितना पैसा मिलेगा 1800, पहले से तो ज़्यादा ही मिल रहा है, तो चलो ना मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कौन इतना काम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा कि मुझे उतना ही पैसा मिल रहा है और उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं 6 घंटे के, तो मैं 7 घंटे क्यों काम करूँ। तो वो अपने आवर्स को क्या करेगा बच्चे, घटा देगा, यानी 7 से वो 6 पे आ जाएगा सीधा। समझ रहे हो कि नहीं। यानी यहाँ पे देखो लॉ ऑफ सप्लाई तो क्या कहता है, प्राइस बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगा, लेकिन भैया यहाँ पे तो गलत साबित हो गया। हम प्राइस को जब बढ़ा रहे थे तो एक टाइम के बाद जब हमने प्राइस को बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि जो सप्लाई है ना बच्चे वो कम हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई जो है बच्चे वो इधर काम नहीं करने वाला लेबर ऑफ सप्लाई के केस में। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से आप समझ लीजिए, बाकी सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी, एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हुआ है। चलो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, सुनो ध्यान से क्या लिखा है देखेंगे। लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही, जो आवर्स वो काम कर रहा है उसको हम कहेंगे लेबर सप्लाई। ठीक है, फिर इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ सप्लाई कर्व इन केस ऑफ लेबर एज द वेज रेट राइजेस। जब वेज रेट क्या होता है बच्चे, राइज होता है, तो जो सप्लाई है ना वो क्या करता है, मतलब जो सप्लाई ऑफ आवर्स है, सप्लाई ऑफ लेबर है, वो
इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये इंक्रीज होगा। जैसे कि हमने देखा था जब हमने क्या किया, 100 रुपए से 200 रुपए किया, तो उसका जो घंटा है, पहले वो 5 घंटे काम करता था, अब उसने 6 घंटे कर दिया, यानी उसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सप्लाई कर्व है दोस्तों वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ। देखो इसका जो कर्व है ना, आपको बताती हूँ अभी, क्योंकि हमने पहले वो 100 रुपए में 5 घंटे काम कर रहा था, फिर जब हमने 200 कर दिए तो वो कितना घंटा काम कर रहा था, वो 7 घंटे काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन भैया सुनो, आगे जाने के बाद क्या हो रहा है कि सप्लाई ऑफ लेबर्स फॉल्स विद अ फर्दर राइज इन वेज रेट एंड सप्लाई कर्व, लेबर बेंड्स बैकवर्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हमने और प्राइस को बढ़ाया और उसका जो मजदूरी है उसको इंक्रीज किया, तो अब वो जो लेबर है ना, उसने सोचा कि मुझे थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए, मैं इतना काम क्यों करूं भाई, मेरा खर्चा चल रहा है, ठीक है, और पहले से ज्यादा भी कमा रहा हूं, तो मैं अब आराम करूंगा, आराम से अपना काम करूंगा, ठीक है, ऐसा आता है मन में। ओके, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो आपका ये जो कर्व है ना दोस्तों, ये आगे की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ये पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि अब उसने अपना नंबर ऑफ आवर्स जो है, यानी जो लेबर सप्लाई है वो कम हो गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो सप्लाई कर्व है ना दोस्तों, वो पीछे की तरफ जाता है, यानी कि बेंड्स बैकवर्ड। अभी मैं आपको ना इसका कर्व भी दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों इसीलिए होता है क्योंकि ना जो लेबर है ना, अब वो प्रीफर करेगा भैया लेजर टू वर्क, यानी कि अब मैं थोड़ा आराम भी करूंगा, आराम से काम करूंगा, मुझे कोई इतना पैसा ज्यादा नहीं कमाना है, बस मेरा परिवार चल रहा है, बस इतना ही काफी है, ठीक है। तो क्या होगा, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू फॉल, मतलब जब वेज रेट बढ़ेगा तो जो सप्लाई ऑफ लेबर है बच्चे वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये टेबल हमने देखा, और जो इसका कर्व है वो देखो बैकवर्ड बेंडिंग कैसे है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं दोस्तों सप्लाई ऑफ लेबर विच इज आवर्स ऑफ वर्क, और यहाँ पे वेज रेट है, ठीक है। जब 100 रुपया था, अभी समझना अच्छे से, हाँ इसको समझ लो, जब 100 रुपये था तो ये 5 घंटे काम कर रहा था, जब 200 रुपये हुए तो इसने कहा है मैं तो 7 घंटे काम करूंगा। लो भैया 7 घंटे काम कर रहे हैं, सुनो ये इतना कर रहा था, अरे इधर आ जा, फिर ये 7 घंटे काम करने लगा, जब हमारा वेज रेट कितना हो गया, 200 रुपये हो गया तब, ठीक है। यानी हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके से जा रहा था। लेकिन भाई एक पॉइंट आने के बाद जब हमने कहा कि नहीं अब तुझे 300 रुपये मिलेंगे 1 घंटे के, तो इसने कहा मैं इतना सारा काम क्यों करूं, मैं थोड़ा आराम करूंगा। तो फिर ये इसने बोला कि मैं तो 6 घंटे ही काम करूंगा, तो 6 पे आ गया, देखो 300 पे ये 6 पे आ गया, देख रहे हो। तो अब हमारा सप्लाई कर्व ये बैकवर्ड बेंडिंग हो गया, पीछे की तरफ जा रहा है, यानी इस प्रकार से ये वाला जो कर्व है वो बनता है, ठीक है, देख सकते हो आप सभी लोग बराबर। देखो ऐसे S1 क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, और ये जो SA है दोस्तों ये इंक्रीजिंग सप्लाई कर्व है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था हमारा सप्लाई, ठीक है। और ये जो AS1 है बच्चे, AS1 ये वाला जो पीरियड है ना, दिस इज योर लेजर टाइम, यानी कि ये आराम वाला टाइम है, ठीक है, मतलब उसको काम नहीं करना आप। तो मैंने आपको ये चार्ट यानी कि ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़े अपना मतलब अपने मन से, ठीक है, ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक एक बात को अच्छे से लिखने का, कि जब प्राइस इतना था, जब वेज रेट 100 रुपये था तो ये 5 घंटे काम कर रहा था, फिर हमने इसको बढ़ाया इसके वेज रेट को, तो फिर ये 7 घंटे काम करने के लिए तैयार हो गया। फिर जब हमने बढ़ाया तो अगेन एक पॉइंट के बाद ये पीछे की तरफ जाने लगा, यानी उसने कहा कि मैं बस 6 घंटे काम करूंगा। ऐसे करके आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, और यस एवरीवन ये पूरा आंसर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। टेबल जरूर बनाना अगर आप ये पॉइंट कर रहे हो तो, मतलब अगर एक्सेप्शन लिख रहे हो और लेबर ऑफ सप्लाई वहां पे आपने इंक्लूड किया हुआ है, तो टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा ना आंसर लिखने का दोस्तों, पक्का देखिएगा आपको ज्यादा नंबर ही मिलेंगे। इसलिए जो आंसर लिखने का तरीका होता है ना, उसे आप लोगों को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चरल गुड्स की। अगेन दोस्तों ये जो हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं नेचुरल कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर भाई, नेचुरल कंडीशंस के ऊपर। तो अगर नेचुरल कंडीशंस फेवरेबल है तब तो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा, और जब कम है तो मतलब जब अनफेवरेबल है तो जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है दोस्तों वो कम होगा, ठीक है। तो प्राइस उसका कितना भी होने तो फिर भी जो हमारा ये प्रोडक्शन, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सप्लाई है वो नहीं होगा, क्योंकि अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशंस थी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पढ़ते जरा, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज दे प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक सीजन, है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक सीजन में ही क्या होते हैं दोस्तों, प्रोड्यूस होते हैं। एंड देयर प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड होता है वेदर कंडीशंस के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है भाई वेदर कंडीशन कैसा है, अच्छा है तो ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन होगा, अगर खराब है तो खराब प्रोडक्शन होगा, स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक नहीं रहेगा तो फिर आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं, इसीलिए ये भी एक एक्सेप्शन है दोस्तों। यहाँ पे प्राइस बढ़े या घटे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सबसे पहले नेचुरल कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, ठीक है।
So due to unfavorable changes in weather, if the agriculture production is low, their supply cannot be increased. सिंपल सी बात है, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कम होगा तो आप प्राइस चाहे इतना आसमान पे पहुंचा दो, लेकिन फिर भी कहाँ से, जब स्टॉक ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अर्जेंट नीड ऑफ कैश, नीड फॉर कैश, ठीक है। ये भी तो कभी हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे किसी को पैसे की सख्त जरूरत है, तो अब बेचारा क्या करे, उसके पास जो भी चीजें चाहे जितना भी दाम मिल रहा है बेच देगा, ले जाओ, ठीक है, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है तो उसको बेचना ही पड़ेगा। मतलब वो ये इंतजार नहीं करेगा कि चलो जब मार्केट में ऐसा तेजी आएगी तब जाके हम सामान बेचेंगे, वो इसका इंतजार नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसे की तुरंत के तुरंत जरूरत है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो सकता है। इफ द सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट विच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस से अगर उसको कम भी प्राइस मिलता है तो भी वो बेच देगा क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत है। वो इंतजार नहीं करने वाला कि मैं 2-3 महीने बाद बेचूंगा, बाद में बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसको पैसे चाहिए ऑन द स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चे पेरिशेबल गुड्स। अगेन जो हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं वहां पर ये लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। आप सोचिए कोई एक फ्रूट्स वाला है, ठीक है, अब वो फ्रूट्स लेकर के आया, ताजे ताजे बेच रहा था आराम से मार्केट में, लेकिन जानते हो शाम होते होते क्या हुआ कि उसके जो फ्रूट्स है ना कुछ बच गए। अब क्या करें, क्योंकि अगर उसने उसको रखा तो वो फ्रूट्स ना एकदम तैयार थे, ठीक है, पके पके थे सारे के सारे, तो अगर वो रखेगा सोचेगा कि मैं कल बेचूं, कल तक वो टिकने वाले नहीं, वो खराब हो जाएंगे, तो अब वो क्या करेगा, सोचो क्या करेगा, तुरंत बेच देगा, भाई ठीक है जितना ही पैसा मिल रहा है तुम लेके जाओ, कहीं मतलब मेरा जो ये लगा है, जितना पैसा लगा है कम से कम वो तो वसूल हो जाए, मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा चलेगा, लेकिन जितना मैंने पैसा लगाया है वो तो मुझे मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपना पूरा प्रोडक्शन मतलब उसका जो पूरा सामान है वो बेच देगा लोवेस्ट प्राइस पर, ठीक है। वैसे तो बोला गया है कि जब प्राइस ज्यादा तब जाके सप्लाई ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो गलत बात हो जा रही है। क्या हो रहा है कि प्राइस कम लेकिन फिर भी सप्लाई हो रही है, क्योंकि उसको डर है कहीं मेरा प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। तो देखो क्या है, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइसेस टू अवॉइड लॉसेज, है ना। वो सोचता है अरे भैया मेरा नुकसान ना हो, कम से कम मेरा जो मैंने ये लगाया है पूंजी वो तो मुझे मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स और अंडा, एग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चे रेयर गुड्स। रेयर गुड्स मतलब क्या, वही रेयर गुड्स यानी जो हर किसी के पास नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे रेयर पेंटिंग्स है ना, कोई पेंटर है, मतलब कोई पेंटिंग करने वाला है, चित्रकार, उसने अपनी एक मास्टरपीस बनाई पेंटिंग, राइट, तो वो बस एक ही है पूरी दुनिया में, मतलब उसका मास्टरपीस है ना, उस पेंटर ने बनाया है, उस चित्रकार ने बनाया है। तो ये क्या है दोस्तों, वो उसका रेयर पेंटिंग है, मास्टरपीस है, तो वो बस दुनिया में अकेला ही है, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़े या फिर घटे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके सप्लाई में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है। वैसे मान लीजिए पुराने सिक्के हो गए, ठीक है, तो वहां पर भी कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। एंटिक पीस यानी कोई ऐसा चीज, ठीक है, जो अकेला है पूरी दुनिया में, ओके, समझ रहे हो। तो इन सारी जो चीजें होती है ना दोस्तों, ये भी एक एक्सेप्शन हो सकता है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई का। तो द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी प्राइस मतलब प्राइस के हिसाब से ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना रेयर गुड्स, ठीक है, इनका जो सप्लाई है वो ऊपर नीचे नहीं होने वाला, क्योंकि ये बस अकेले ही है, एक आधी है, ठीक है। इवन इफ द प्राइस राइजेस सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, प्राइस बढ़ा फिर भी सप्लाई क्या रहेगा, अनचेंज ही रहेगा। प्राइस घटा फिर भी उसमें हमें कांस्टेंट ही देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये था हमारा एक्सेप्शन फॉर रेयर गुड्स, मतलब एक्सेप्शन जिसमें हमने 5th पॉइंट देखा रेयर गुड्स का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सब कुछ कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई देखा, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई कैसे लिखना मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, स्केड्यूल बनाना, फिर उसके बाद कब बनाना, फिर असम्पशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो असम्पशन लिखिएगा, एक्सेप्शन पूछा है तो एक्सेप्शन लिखिएगा, ठीक है। तो हमने असम्पशन भी देख लिया, एक्सेप्शन भी देख लिया, और यहाँ पर हमारा ये जो लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है बच्चे वो होता है कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये वाला टॉपिक देखना है, वेरिएशंस इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई। जैसे हमने वो डिमांड में देखा था वैसे ही सप्लाई का भी होता है चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है। तो वेरिएशन और चेंजेस आपको सुनने में तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन भाई ये एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगी, और हमारा अगला वीडियो जो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट होगा, क्योंकि बस अभी ये लास्ट है ना, उसके बाद से तो कुछ है ही नहीं। तो नहीं, रुको 1 मिनट है, मुझे लगा खत्म होने वाला है, नहीं, अभी चेंजेस इन सप्लाई पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है भाई ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में भी तो हमें पढ़ना है भाई। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो अभी टाइम है, चिंता मत करो,
ये पहले तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे हमारा ये वाला टॉपिक विच इज चेंजेस इन सप्लाई एंड वेरिएशंस इन सप्लाई। फिर जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई अगर अच्छा लगे तो जी हाँ बिल्कुल लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अगर मन करे तो कर देना, वरना लाइक तो आपके हाथ में है, शेयर नहीं कर सकते तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।